इंडिया में कई साल पहले एक ऐसा डाकू रहता था जिसने अपने आतंक से पूरे देश को हिला दिया था। एक ऐसा डाकू जिसके लिए किडनैपिंग, स्मगलिंग, मास मर्डर ये सब आम बातें थी। यही नहीं, इसके आगे बड़े बड़े नेता और अधिकारी भी पानी भरते थे। ऐसी क्या वजह थी कि पुलिस को इस डाकू को पकड़ने के लिए पूरे 40 साल लग गए? चलिए आज जानते हैं उस डाकू के बारे में जिसके नाम से आज भी कई लोग थर थर कांपते हैं। 18 जनवरी 1952 को मद्रास यानी कि कर्नाटका के गोपीनाथम गांव में जन्म लेने वाला उसे मुनुस्वामी वीरप्पन, जिसे आज सब वीरप्पन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीरप्पन की, वो डाकू जिसने अपने आतंक से पूरे देश को हिला के रख दिया था। दरअसल वीरप्पन का बचपन बेहद गरीबी और काफ़ी मुश्किलों से गुजरा था। यही वजह थी कि वो 10 साल की उम्र में ही चोरी, डकैत और स्मगलिंग की दुनिया में चला गया। शुरुआत में तो वो अपने चाचा साल्वाई गोंडर से मिलकर एक गैंग चलाता था, जिसमें वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर्स पे मौजूद जंगलों से चंदन की लकड़ियां काटकर स्मगलिंग किया करते थे। साथ में वे जंगली जानवर जैसे कि शेर, भालू और सुअर को मारकर उनकी चमड़ी और बड़े बड़े हाथी को मारकर उनके दांतों को बेचकर भारी रकम कमाते थे। पर तब किसको पता था कि ये 12 साल का लड़का एक दिन इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन बन जाएगा। वीरप्पन ने जल्द ही अपने चाचा से अलग होकर अपनी खुद की गैंग बना ली थी। वीरप्पन ने अब अपनी स्मगलिंग के बिजनेस को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और उनके परिवार वालों का किडनैप करना शुरू कर दिया था, जिससे उसे स्मगलिंग करने में काफ़ी आसानी रहती थी। इस दौरान इसने कई अपराध किए, जिसमें कई 100 पुलिस ऑफिसर्स को मारने का जुर्म भी है। आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि एक बार इसने करीब 184 लोग और कई पुलिस ऑफिसर्स को केवल इसलिए मार डाला था क्योंकि वीरप्पन चाहता था कि 500 बड़े हाथियों को मारकर उनके दांतों को बेचा जाए। उस दौरान हाथी के 1000 दांतों का दाम 16 करोड़ मिलता था। अब बात ये थी कि साल 1990 तक वीरप्पन इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया था। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बड़े बड़े अपराध तो अब शुरू होने वाले थे। वीरप्पन को पकड़ने के लिए न केवल कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस बल्कि इंडिया की कई सीक्रेट एजेंसीज भी लगी पड़ी थी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो RNW यानी कि रॉ भी वीरप्पन को पकड़ने के लिए अपने सोर्स प्रोवाइड करती थी। लेकिन वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं था। इसकी दो प्रमुख वजह है। एक तो ये कि वीरप्पन की लोकेशन किसी को पता नहीं थी। वीरप्पन रिमोट एरियाज में रहता था और वो कॉन्स्टेंटली अपनी जगह बदलता रहता था, जिसकी वजह से उसकी सटीक लोकेशन ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इन सब के बावजूद अगर पुलिस को इसकी लोकेशन पता चल भी जाती तो इस तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल था। वीरप्पन अपने रहने के लिए ऐसी जगह पसंद करता था जो जंगलों में चारों ओर से घने पेड़ और जंगली जानवरों से भरे पड़े हो, जिससे अगर पुलिस ऑफिसर्स उस तक पहुंचे तो जंगली जानवरों के आवाज़ से उसे पता चल जाए। पर इन सबको पीछे रख, अगर पुलिस उस तक पहुंच भी जाती तो जंगल में उसके बिछाए हुए जाल में फंस जाती, और वीरप्पन इन जंगलों से इतना वाकिफ था कि वो बड़ी आसानी से भाग जाता। बात ये थी कि वीरप्पन को पकड़ने के लिए पुलिस जितनी ज़्यादा मेहनत करती, वो उनको सबक सिखाने के लिए उतने बड़े अपराध करता। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1993 में वीरप्पन को पकड़ने के लिए पलार में एक सर्च ऑपरेशन जारी किया, जो कि फेल हो गया। इसके बाद वीरप्पन ने पलार में ही एक बड़ा लैंडमाइन विस्फोट किया, जिसमें 22 पुलिस कांस्टेबल्स और कई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। हैरानी की बात तो ये थी कि इस ब्लास्ट के बारे में वीरप्पन ने पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट को बता दिया था और चैलेंज भी किया था कि रोक सको तो रोक लो। इस हादसे के बाद वीरप्पन के आतंक का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये घटना 1992 में बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स के मुंह पे तमाचा थी। अब इस स्पेशल टास्क फोर्स का एक ही मकसद था, द हंट फॉर वीरप्पन, यानी कि वीरप्पन का अंत। इस पर तो अब तक कई सारी मूवीज भी बन चुकी है। 1992 से 2004 तक इस स्पेशल टास्क फोर्स ने कई ऑपरेशंस किए, पर इनमें से एक भी वीरप्पन को पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। पर इससे एक बेनिफिट ये हुआ था कि अब वीरप्पन की गैंग केवल 4 लोगों की रह गई थी। अब बारी थी ऑपरेशन कोकून की,
2004 में स्पेशल टास्क फोर्स ने ऑपरेशन कोकून जारी किया, जिसको लीड कर रहे थे के विजय कुमार और एन के सेंथामराई कन्नन। भले ही वीरप्पन की गैंग में 4 लोग थे, पर इनको जंगल में घुसकर मारना अभी भी आसान नहीं था। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन की प्लानिंग में 10 महीने, एग्जीक्यूट करने में 3 हफ्ते और फाइनल ऑपरेशन में केवल 45 मिनट्स लगे थे। अब तक वीरप्पन को पकड़ने के लिए तमिलनाडु की पुलिस और गवर्नमेंट ने कई साल और कुल मिलाकर 100 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा कर दिया था। सारी प्लानिंग हो जाने के बाद के विजय कुमार की टीम ऑपरेशन कोकून के तहत सही मौके का वेट कर रही थी। एक बात तो पक्की थी कि वीरप्पन को जंगल में घुसकर मारा नहीं जा सकता था। इसके लिए इसे जंगल से बाहर निकालना बहुत जरूरी था। वीरप्पन ने अपना कैंप सत्यमंगलम फॉरेस्ट में बनाया था और ये बात पुलिस को पता थी। इसलिए पुलिस ने इस जंगल के सारे एग्जिट्स पर अपनी नज़र रखी हुई थी। इनकी मर्जी के बगैर कोई भी आदमी या कोई भी व्हीकल इस जंगल के अंदर या बाहर नहीं आ जा सकता था। 18 अक्टूबर 2004 मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वीरप्पन को अपनी आंख की ट्रीटमेंट के लिए जंगल को छोड़कर पास ही के गांव पपीरापत्ती में जाना पड़ा। इसके लिए इसने एक एम्बुलेंस भी बुलाई, पर जब एम्बुलेंस जंगल में एंटर कर रही थी, के विजय कुमार ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से सारी डिटेल्स लेकर अपने ऑफिसर्स को एम्बुलेंस में बिठाकर भेज दिया। के विजय कुमार तुरंत ही अपने 35 ऑफिसर्स के साथ पपीरापत्ती गांव में जाकर छुप गए। जब एम्बुलेंस वीरप्पन और उसके बचे हुए साथी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची, तो स्पेशल टास्क फोर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने वीरप्पन को सरेंडर कर देने की वार्निंग दी। बदले में वीरप्पन ने एम्बुलेंस का पीछे का दरवाजा खोलकर अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी। इसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स ने एम्बुलेंस पर कई ग्रेनेड्स फेंके और ओपन फायर शुरू कर दी। लास्ट में स्पेशल टास्क फोर्स ने वीरप्पन और उसके साथियों को हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस में ही मार गिराया। तो ये थी इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की कहानी। उम्मीद है आपको वॉइस ऑफ इंडिया की ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।